आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज अबाउट द बेसिकली सम बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि असल जो हमारा लेक्चर है वो कल या परसों से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो बुक मैं फॉलो कर रहा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए थे, तो फिर मुझे बड़ा मसला हो रहा था। फिर मैंने खुद से जो है ना ये थोड़ा सा एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, ताकि आप लोगों को जो है ना जो मैंने लेक्चर पढ़ाना है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिकली, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या चीज होती है। आइसोमेरिज्म का तो आपको पता है, ठीक है, कि दो चीजें हों जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शनली वो डिफरेंट हो, या कोई एक एस्पेक्ट उनके अंदर सेम हो बट दे डिफर इन अनदर एस्पेक्ट। तो stereoisomerism is basically when two molecules or two compounds have the same structure but they differ in their spatial arrangement. What doesn't it mean कि आपका केमिकल फॉर्मूला तो सेम, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई जो है ना वो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर कार्बन नंबर जो है वो एक 1 है, एक कार्बन नंबर 2 है, उसकी एक तरफ हाइड्रोक्सल है दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट जो है, यानी कोई स्ट्रक्चर ऐसा होगा बिल्कुल यही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि हाइड्रोक्सल यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। दिस इज अ स्पेशल अरेंजमेंट के स्ट्रक्चर तो वही रहे, लेकिन जो आगे पीछे हो रहा है, जो उसकी स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन है वो डिफर कर रही है। तो दैट इज बेसिकली इसको बयान किया जाता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के थ्रू किया जाता है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म करने से पहले जो है ना, हमें एक डेफिनेशन का, एक टर्म का पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन। अब मेरे ख्याल से एसिमेट्रिक कार्बन कहने से पहले अगर मैं सिमेट्रिक कार्बन के बारे में बता दूं तो वो भी अच्छी बात होगी। अगर एक कार्बन के साथ का डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, वो सिमेट्रिक कार्बन हो सकती है। एक कार्बन, या आपको सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ, अगर एक कार्बन दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल कार्बन। अदरवाइज यहाँ पे R1 हो यहाँ पे R2 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज अटैच टू टू और मोर देन टू सिमिलर ग्रुप्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, यानी जब उसके चारों जो वैलेंसीज हैं दे आर occupied by 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड एज द asymmetric कार्बन, also known as the chiral carbon। ठीक है, तो कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट विल डिफाइन दैट हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एसिमेट्रिक कार्बन इज अ कार्बन दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर कोई चारों में से कोई 3 जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एक चौथा जो है वो फिर से सेम आ गया है, ठीक है, यानी 2 हाइड्रोजन लग गए हैं या 3 हाइड्रोजन लग गए हैं, तो वो कभी भी एसिमेट्रिक नहीं हो सकती। ठीक है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली तो बिल्कुल भी जो है वो सिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकती, सॉरी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो हमें एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन का फायदा क्या होता है कि जब हमें एसिमेट्रिक कायरल कार्बन का नंबर पता होगा ना, तो हम 2 पावर n लिख के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है जो पॉसिबल है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं, मेरा चूंकि फेवरेट चीज है ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो यहाँ पर एक टिप है आपके लिए कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं ना आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर नॉर्मली, ये टिप है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो 1 माइनस टोटल कार्बन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल ग्लिसरैल्डिहाइड पढ़ा था, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन होती है, तो 1 माइनस 3 कितना रह गया, इसका मतलब उसके पास 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे ग्लिसरैल्डिहाइड के पास। और अगर मैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करूं तो उसके अंदर भी 3 कार्बन थी। सो 1 माइनस 3 और मतलब वही 3 माइनस 1 उतना ही बन जाता है 2, तो उसके पास भी 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप थे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसी चीजें बड़ी काम आती हैं आपकी। नाउ वी कम टू द ग्लिसरैल्डिहाइड स्ट्रक्चर। कल हमने इसकी बात की थी लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की हमने। दिस इज द ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड इट एक्सप्लेन्स द एल्डिहाइड फॉर्म that there must be a aldehyde functional group that is present here, C double bond O and hydrogen। ठीक है, this is the aldehyde functional group and this all
अदर थिंग इज आर, ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये पूरा प्यारा सा, और ये एच, ठीक है, ऐसे ही होता है ना एल्डिहाइड। सेम इज द केस इज दिस, कि आप इसको नजर आ रहा है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप कैसे बना हुआ है, ठीक हो गया। अब आप देखें इसके पास कितनी कार्बन है, 1 2 3। कार्बन नंबर 1 पे हमने कहा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 1 एंड कीटोनिक ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 2, ठीक हो गया। तो ये जो डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो जो होगा वो कायरल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। देन हम आते हैं कार्बन नंबर 3 के ऊपर, तो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो हमने कहा था जब तक 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होंगे कायरल कार्बन वो नहीं हो सकती। ये तो 2 हाइड्रोजन आ गए, सेम चीजें हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल कार्बन है। कार्बन नंबर 2 को अगर हम देखें तो उसके एक तरफ जो है आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे ये हो गया। द अदर साइड कंटेन्स द हाइड्रोजन ग्रुप, other side contains the aldehyde group, and the lower side contains the CH2OH group. So चारों फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब कार्बन नंबर 2 जो है हमारी यहाँ पर क्या चीज है, दिस इज द कायरल कार्बन, ठीक है, दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द एसिमेट्रिक कार्बन। अब हम देखेंगे कि ये भी तो सेम स्ट्रक्चर है, दिस इज आल्सो द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज नॉट द कायरल कार्बन, दिस इज नॉट द कायरल कार्बन, बट दिस इज द कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन से हमें एक इंडिकेशन जो मिल रही है, अगर आप गौर करें, इफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप इज ऑन द राइट साइड ऑफ द कायरल कार्बन, देन इट इज नोन एज द डी ग्लिसरल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर मैं बात करूं, डी फॉर डेक्स्ट्रो, राइट साइड को कहते हैं, ठीक है। इफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कायरल कार्बन, दिस इज नोन एज द एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये जानना जरूरी इसलिए है कि हमें पता चल गया, इसको हमने कल कहा था ग्लिसरल्डिहाइड इज द रेफरेंस, रेफरेंस शुगर। क्यों? क्योंकि जो हमने बाकी जितने भी हमने कार्बोहाइड्रेट देखने, हम उनको इसकी बेस पे हमने कहना है कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, डी फ्रुक्टोज है या डी एल फ्रुक्टोज है, तो इसके साथ हमने रेफरेंस उसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज, ठीक है। अब हम जब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें यार ये तो 6 कार्बन है ग्लूकोज में, ग्लिसरल्डिहाइड में 3 कार्बन हैं, हाउ वी कैन कंपेयर इट। द सिंपल लॉजिक इज, आपने देखना है लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, दिस इज द लास्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, कार्बन आपकी कायरल कार्बन थी, ठीक है। तो हम कायरल कार्बन के हिसाब से इसकी सेकंड लास्ट को देखेंगे। अगर तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों जो है वो राइट साइड पे हैं, तो इसका मतलब ये तो डी ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, तो ये किसका होगा, ये ग्लूकोज कौन सा होगा, ये डी होगा या एल होगा, इट विल बी द डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह जब हम कंपेयर करेंगे, अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर क्या हो, कि जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कायरल कार्बन का सेकंड लास्ट जो कार्बन है आपकी, उसका जो वो है आपका, आप कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आप लास्ट 2 पार्ट्स को इसी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं ना, तो ये पार्ट तो सारा सेम है, तो इसमें देखें इसका OH इधर है, इसका भी OH उधर है, इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है इसका स्ट्रक्चर तो मैच कर रहा है आपकी एल ग्लिसरल्डिहाइड के साथ, तो हम कह देते हैं दिस इज द एल ग्लूकोज। आप सिंपली कहने को वो भी कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा तो हम उसको एल कह देंगे, अगर वो राइट साइड पे होगा यहाँ पे तो हम उसको डी कह देंगे। बट जो लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो एल ग्लूकोज है, ठीक है, हमने कंपैरिजन करना होता है। हम वैसे कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कार्बल कार्बन का जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसका अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसको एल एल कह दें, अगर अगर वो राइट साइड पे है तो हम उसको जो है ना वो डी ग्लूकोज या डी फ्रुक्टोज कहते हैं। लेकिन लिटरेचर के अंदर जो हमें बात मिलती है कि हमने हमेशा ग्लिसरल्डिहाइड के साथ उसको कंपेयर करना होता है, दैट्स वाई कि हम इसको ग्लिसरल्डिहाइड को जो है वो रेफरेंस शुगर कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो यहाँ पर बतानी जरूरी है। अच्छा, ये आइसोमर्स वो वाले नहीं है, आइसोमरिज्म हमारा लास्ट पर टॉपिक होगा, उसके अंदर मैं इसको डिटेल के साथ बताऊंगा मजीद। तो लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो बतानी जरूरी है, क्योंकि जब मैंने आपको बॉन्डिंग समझानी है ना तो ये चीजें बड़ी काम आनी है, इसलिए मैं इनको इन पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक चीज होती है।
अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन कंपाउंड्स में हो सकता है जिनके अंदर कायरल कार्बन होगी। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये होती है, आपको पता है कि आपकी जो लाइट होती है ना, वो ज़ाहिर है उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। तो हम जब भी बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के अंदर, तो हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। हम सिंगल जो एक प्लेन में होती है ना, प्लेन पोलराइज लाइट जो है, उसकी उसका जिक्र करते हैं कि जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हैं, ठीक है, कोई सोल्यूशन है उसका, उसके अंदर हम जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं ना, तो दो चीजें हो सकती हैं। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। आइदर इट में रोटेट क्लॉकवाइज और इट में रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या तो लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज जो लाइट आई है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी जैसे यहाँ पे रोटेट की हुई है, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अगर तो वो लाइट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पर जो बात हो रही थी डेक्स्ट्रो का मतलब, यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं था, यहाँ पे था डेक्स्ट्रो का मतलब राइट। यहाँ पर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो राइट साइड पे जो है वो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है। जबकि अगर वो उसको लेफ्ट साइड पे, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है, जिसको आप लेफ्ट साइड कहने की बजाय ज्यादा बेहतर है कि आप एंटी क्लॉकवाइज कहें, एंटी क्लॉकवाइज अगर वो रोटेट करवाएगी उसको, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये लीवो रोटेटरी है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम पॉजिटिव सिंगल सिंपल यूज करते हैं, सिंबल जो है। और लीवर रोटेटरी जो है, इसके लिए हम नेगेटिव का सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिक में पर्पस था मेरा करने का, वो ये है कि ऐसा क्यों मैं इतना बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर डी लिखा हुआ है, तो डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, वो राइट साइड पे है, यही मतलब है। लेकिन पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि जब इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट, कोई भी लाइट गुजारी जाती है प्लेन पोलराइज, तो वो किस तरफ जाती है? वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब डी नेगेटिव का क्या मतलब है? डी का मतलब तो डेक्स्ट्रो है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है लीवो रोटेटरी, कि उसका हाइड्रोक्सल तो जो है वो राइट साइड पे है, लेकिन जब उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाता है, तो वो किधर जाती है? वो एंटी क्लॉकवाइज जाती है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें, इसका हाइड्रोक्सल जो है, एल से क्या मुराद है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो किस साइड पे है? वो लेफ्ट साइड पे है। जबकि नेगेटिव का मतलब क्या है कि इट इज, जब प्लेन पोलराइज लाइट इज पास, इट रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे फिर एल का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो लाइट जब पास की जाती है, तो इट रोटेट्स इट इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर समझाने का सारा जो मकसद है कि लीवो रोटेटरी इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आता है, बट द डेक्स्ट्रो एंड लीवो जो हम डी कैपिटल और एल जो कैपिटल यूज करते हैं, वो इसके लिए यूज कर रहे होते हैं जब हाइड्रोक्सल की पोजीशन हम कंपेयर करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। Now there is an other term which is known as the racemic mixture. What is racemic mixture? Racemic mixture हम ये कहते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डी आइसोमर्स भी हो एक ही कंपाउंड के, और एल आइसोमर्स भी हो, यानी हमारे पास कोई 12 मॉलिक्यूल है, 12 कंपाउंड है ग्लूकोज के, उनमें से 6 जो है वो डी ग्लूकोज है, और 6 जो है हमारे पास एल ग्लूकोज है। ठीक है। 6 हमारे पास 6 मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज के हैं, जबकि 6 ही मॉलिक्यूल हमारे पास एल ग्लूकोज के हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये दोनों इक्वल जब होंगे, दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल। यानी क्योंकि एक तरफ डी है, आधे डी है, आधे एल है, तो उनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो लाइट जब उसमें से प्लेन पोलराइज पास की जाती है, तो वो सीधी पास कर जाती है, उसकी ना क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। ठीक है। तो ये बस आपको टर्म याद रखने के लिए, कोई पूछ सकता है कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। एनी मिक्सचर विच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स, और इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती।